किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व तभी सुरक्षित है जब वो राष्ट्र ईमानदार, सच्चा और नेक है। लाजवंती, लाजवंती, मैं निकल रहा हूँ। टिफिन लिया ना? ले लिया। गरिमा, मैं भी निकल रही हूँ। हाँ माँ, तेरा टिफिन। ख्याल रखना। ठीक है, तो फिक्र मत कर। ताजा सब्जी लो, ताजा सब्जी। ए सब्जी वाला, सब्जी वाला, ए ताजा सब्जी लो, ताजा सब्जी। गरिमा जी, रोक, रोक। गरिमा जी, अरे, अरे, संभल के, संभल के। अरे कोई रिक्शा बुलाओ जल्दी। हमने आपको पकड़ा, आप ऐसे चलने की कोशिश करो। कुचल दो, दबा दो, गला घोट दो विरोध करने वाली सारी आवाजों का, गलत और गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ उठी आवाजों का, सिस्टम को चुनौती देने की हिम्मत करने वाली आवाजों का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबका गला घोट दो। गरिमा चौधरी कोई पहली व्यक्ति नहीं थी जिसकी आवाज को दबाने के लिए हमला किया गया हो, और ना ही ये कोई पहला हमला था उस पर। वो क्या था जिसके खिलाफ वो अपनी आवाज बुलंद कर रही थी? वो क्या था जिसके खिलाफ वो कमर कस के खड़ी हो रही थी? हमें उन्हें समझाना है, उनके साथ लड़ना नहीं है। अगर हम उन्हें ये कहेंगे कि कचरा बाहर मत फेंको, तो हो सकता है वो हमसे झगड़ने लगे या उन्हें वो अपनी बेइज्जती लगे। इसीलिए हमें प्यार से उनसे बात करनी है। उन्हें ये समझाना है कि क्यों कचरा बाहर फेंकने से उनका और दूसरे लोगों का नुकसान हो सकता है। समझे आप लोग? रूपा और हर्षा, तुम लोग वेस्ट कॉलोनीज को देखोगे, और स्मृति, नजमा, ईस्ट कॉलोनीज तुम्हें देखनी है। लाजवंती, ये कॉलोनी तुम्हें देखनी है। जी श्रद्धा जी। गरिमा, अच्छा लगता है तुम्हें ये काम करना? जी बहुत मैम। गुड। आई एम श्योर तुम अपनी माँ के साथ इस एरिया के सारे लोगों की मदद करने की कोशिश करोगी। जरूर मैम। शशांक नाम है उनका, बड़े अफसर रहे हो। ऑफिस का है उनका? यही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बस में शुरू किया। ठीक है, जाके देख। अच्छा लगे तो काम करूँ उनके साथ। ठीक है। और तुम्हारे पास पैम्पलेट्स है ना? हाँ, कहाँ देने पता है?
बात की तो है कुछ लोगों से, कुछ लोगों ने आने के लिए भी कहा है। अब देखते हैं कितने लोग आते हैं। दैट्स गुड। अब कहीं से तो शुरुआत करनी है। जी, गरिमा चौधरी, 18 साल। पढ़ाई कहाँ तक की है? 8वीं तक की है, उसके बाद नहीं कर सकी, घर में पैसे की दिक्कत थी। घर में कौन कौन है और क्या करते हैं? बाबूजी हैं, कपड़े की छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं। 2 बड़े भाई हैं, एक की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, दूसरा ड्राइवर है। एक छोटी बहन भी है और माँ लोकल NGO में काम करती है। वो तो इसीलिए आप यहाँ काम करना चाहती हैं? जी, मैंने माँ को काम करते देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई मुश्किलें आ सकती हैं और ज़्यादातर हालात मुश्किल ही होंगे। आपको पता है हमारे देश को बदलाव की सख्त ज़रूरत है, और जब भी हम किसी चीज़ में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं ना, ये सबसे मुश्किल काम है। जाहिर सी बात है, जब हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपना किसी बात के लिए विरोध दर्ज कराएंगे, तो 100 दुश्मन भी बनेंगे। हमारी उठती हुई आवाज़ को खामोश करने की कोशिश करें। लेकिन सर, अगर आवाज़ उठाएंगे ही नहीं तो बदलाव कैसे आएगा? आवाज़ उठा कर देखते हैं। क्या हुआ? कहाँ है गरिमा? क्या कह रहे डॉक्टर? आप लोग घबराइए मत, डॉक्टर कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन करना है। हुआ क्या? मैंने उसके भागने की आवाज सुनी, मैं मुड़ा तो देखा उसने गरिमा जी पे चाकू से हमला कर दिया। ओए, रोक, रोक! जब तक हम लोग हॉस्पिटल तक लेके आए उसको, तो काफी खून बह चुका था। गरिमा का ऑपरेशन चल रहा है। घर के बाहर ही हुआ है, ऐसा बता रहे ये लोग। चिंता मत करिए। बहुत खून बह गया है, क्रिटिकल है। गला बहुत बुरी तरह से काटा गया। मैं मिल सकती हूँ उससे? जी अभी नहीं। ये जरूर राशन माफिया का काम है। गरिमा को लेकर माँ वैसे ही बहुत परेशान थी, उसे काफी धमकियां भी मिल चुकी थी। अब स्टॉक नहीं है तो मैं क्या करूं भाई? पिछले 2 महीने से यही कह रहे हैं आप। अरे शुक्र मनाओ, इतना तो मिल रहा है। हाँ, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई है, आगे चल के और तकलीफ होने वाली है। आप आ गया? मेरे हाथ में ये 2 कार्ड्स हैं। ये पीला कार्ड है BPL कार्ड और ये लाल AAY कार्ड। इस पीले BPL कार्ड का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए, और AAY मतलब अंत्योदय अन्न योजना कार्ड, सबसे ज्यादा गरीब लोगों के लिए। इन सभी योजनाओं के हिसाब से इन दोनों कार्ड के धारकों को कम से कम दर पर अनाज मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इन कार्ड्स के लोगों को मिलने और उसके बाद उन तक अनाज पहुंचने की इस पूरी प्रक्रिया में बहुत से घोटाले, गड़बड़ियां और धांधलियां होती हैं। अब हम सबका काम यहां पर शुरू होता है। हम सबको मिलकर इस जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो क्या हम सब तैयार हैं? गरिमा, तुम घर घर जाके पता करो कि किन किन लोगों के पास ये कार्ड हैं और उन्हें इससे क्या और कितना फायदा मिल रहा है। जितना अनाज उनको इसमें मिलना चाहिए उससे कितना कम मिल रहा है, या फिर मिल भी रहा है या नहीं। क्या आप बता सकते हैं ये कार्ड मिलते कैसे हैं? श्योर, ये देखो।
मैं 10 मिनट में निकल रही हूँ। ठीक है। सुन, लड़ना नहीं। ठीक है माँ, नहीं लड़ूंगी, बस बात करूंगी। एक 18 साल की लड़की ने लोगों के लिए काम करने का फैसला किया। उसके अंदर ऐसा क्या था जो उसे ऐसे मुद्दों के लिए काम करने के लिए प्रेरित कर रहा था? क्यों गरिमा ने लोगों के हक के लिए लड़ने का फैसला किया? कार्ड के लिए अर्जी की थी पर अभी तक मिला नहीं। ये देखिए, ये रही रसीद। 6 महीने हो गए पर अभी तक बीपीएल कार्ड नहीं मिला। ठीक है, मैं पता करती हूँ। आपको 8 महीने हो गए अर्जी डाले? हाँ, अब तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। एक साल? हाँ, साल भर हो गया, फार्म भरे हुए। अच्छा ठीक है, मैं पता करती हूँ। हमारा काम अनाज बेचने का है। किसे कार्ड मिला किसे नहीं मिला ये हमें कैसे पता चलेगा? राशन ऑफिस में तो अक्सर आपका आना जाना होता है ना? वहाँ हम अपना स्टॉक लेने के लिए जाते हैं, लोगों का कार्ड चेक करने के लिए नहीं। और वैसे तुम कौन हो जो इतना सवाल जवाब कर रही हो? कोई सरकारी अफसर हो? इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें 6-6 महीने हो गए हैं अर्जी डाले हुए, लेकिन इन्हें अभी तक इनके कार्ड्स नहीं मिले। कुछ लोगों को तो साल भर हो गया है। सब घोटालेबाजी है। हम लोगों को पीडीएस ऑफिस से पता करना होगा। वो क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये नोडल अथॉरिटी है जो ये कार्ड्स इशू करती है, और सभी राशन शॉप्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी यही है। ये फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अंडर आती है। हाँ, लेकिन ये सारे लोग कई बार वहाँ जा चुके हैं, पूछताछ कर चुके हैं। लेकिन हम इस बार पूछताछ नहीं करेंगे। तुम आरटीआई फाइल कर दो। वो क्या होता है? आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अधीन आता है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक ऑफिस से जनता के हित की कोई भी जानकारी एक सामान्य अर्जी से प्राप्त कर सकता है। इतनी रात तक क्या कर रही है? आरटीआई डाल रही हूँ मैं, सूचना के अधिकार की अर्जी। पता करना इतने सारे राशन कार्ड अभी तक लोगों को मिले क्यों नहीं, कहाँ रुके पड़े। ये तो कई सारे हैं। इनमें से किसी को भी इनके राशन कार्ड नहीं मिले हैं सर। गरिमा चौधरी। ठीक है, तो टाइम लगेगा। 30 दिन लगेंगे सर। आप पीआई हो, जल सूचना अधिकारी। थैंक यू सर। यहाँ इन लोगों के साइन और अंगूठे के निशान हैं जो ये बताते हैं कि इनको इनके कार्ड्स इशू किए जा चुके हैं और उन्हें उन कार्ड्स पे राशन भी मिल रहा है। सरासर फ्रॉड है। रसीद का मतलब है लोग राशन ले चुके हैं। बेवकूफ़ समझ रखा है पचौरिया जी। हक का अनाज नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि घास खा रहे हैं। सब समझते हैं इन्हें इनके कार्ड्स नहीं मिले, इसका मतलब इनके नाम का राशन कोई और उठा रहा है और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, आपकी दुकान का रजिस्ट्रेशन तो सरकार ने किया है, ये तो पता है ना आपको। उन्हीं को जाके बताते हैं क्या हो रहा है आपकी दुकान में।
यहाँ भी वही धांधलीबाजी चल रही है जो पचौरिया के दुकान में हो रही है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानते तो आपकी भी शिकायत दर्ज करा देते हैं। गरीब लोगों के हक के राशन कार्ड और उन्हें मिलने वाले अनाज का इस्तेमाल ज्यादातर कुछ और ही लोग करते हैं। चुटकियों में ऐसी योजनाओं की घोषणा कर दी जाती है जिनका मकसद होता है गरीब हाशिए में पड़े लोगों की मदद करना। लेकिन क्या असल में उनको इन योजनाओं का फायदा पहुंचता भी है या बीच में ही बंदरबांट हो जाती है? हमारे देश की लगभग हर योजना पे घोटाले का साया है। गरिमा तो उनमें से किसी एक छोटे से हिस्से से पर्दा हटाने की कोशिश कर रही थी, जिसने बहुत से लोगों को परेशान कर दिया था। फालतू का बवाल हो रहा है। रोजाना ये छोकरी पूरे मोहल्ले की औरतों के साथ इकट्ठा होकर आ जाती है और दुकान के आगे तमाशा खड़ा कर देती है। नंदू भैया, कहीं बात हाथ से निकल गई नहीं तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। देखो, मेरी राय में तो हमें कुछ दिन के लिए ये सब बंद कर देना चाहिए। क्या नाम क्या है उसका? गरिमा चौधरी। पता चला उसने RTI डाली है। ठीक है, चलो इस बार दिलीप की बात मान लेते हैं, कुछ दिन ये सब बंद रखते हैं, लेकिन उस लौंडिया का कच्चा चिट्ठा तो निकलवाओ। थोड़ा हम भी तो करें RTI उसकी। ये चावल और ये गेहूं भी, और ये आपका कार्ड है। वो क्या है ना कि गलती से किसी और के पास चला गया था, तब इतनी से बात को लेके क्या पंगा करना। अम्मा, कम से कम 200 लोगों को उनके कार्ड मिल चुके हैं। अच्छा काम किया बेटा। अब देखना उन्हें उनका राशन भी बराबर मिलेगा। अब क्या माथाफोड़ी करने आई हो? सबको कार्ड मिल तो गया? लोगों को कार्ड मिल गया, लेकिन राशन किसी को नहीं मिल रहा है। 1 महीने का 35 किलो राशन, 10 किलो चावल और 25 किलो गेहूं। तो क्या करें अब? स्टॉक की कमी है। रघु भाई से पूछ लो, उनके पास भी स्टॉक नहीं है। और हमको स्टॉक देना फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का काम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो लिखिए ना ये बात अपने बोर्ड पर। आप लिखिए कि फला फला सामान का स्टॉक नहीं है आपकी दुकान में, लेकिन आपके बोर्ड पर तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया कि कितना सामान आया और कितना लोगों में बांटा गया। दिखाइए रजिस्टर।
दिखाइए वो कंप्लेंट जो आपने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को की है कि ये स्टॉक नहीं है आपके दुकान में। देखो लड़की, तुम हद से आगे जा रही हो। हमें तुम्हें कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है और हमें अपना काम ठीक से आता है। सालों से चला रहे हैं दुकान, ज्यादा उड़ मत। भली भली कह रहा हूँ, समझ जा। ठीक है, समझ गए। वो लड़की तो यहाँ भी आ धमकी। कमिश्नर साहब के केबिन के सामने बैठी हुई है। ये लड़की हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रही है और खुद के लिए भी। जैसा उसके पास स्टॉक सप्लाई के बारे में बहुत सारी जानकारी है। आपको अंदर बुलाया मैडम। सर, ये है पिछले 2 महीने की स्टॉक सप्लाई की लिस्ट और ये कुछ तस्वीरें हैं राशन की दुकानों के बाहर लगे बोर्ड्स की। सर, राशन की दुकानों के मालिक अपनी दुकानों के बाहर स्टॉक का बोर्ड ही नहीं लगाते। कितना स्टॉक आया, कितना लोगों में बांटा गया, जो आप ही के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने ज़रूरी बताया। कम स्टॉक तो छोड़िए, इन्हें सरप्लस स्टॉक मिला हुआ है, जबकि दुकानों के बाहर इन्होंने बोर्ड लगा रखा है कि स्टॉक नहीं है। मुझे ये सारी जानकारी RTI के ज़रिए मिली है। सर, ये लोग जनता के हक का अनाज इकट्ठा करके बाहर के मार्केट में बेच रहे हैं। और सर, इसमें आपके भी बहुत सारे राशन अधिकारी शामिल हैं। इन दुकानों में दिन दहाड़े धांधली हो रही है, लेकिन इन लोगों ने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है। मुझे लगता है कि इस बंदर बाट में इनका भी बराबर का हाथ है। ठीक है, मैं देखता हूँ। सर, ये समय सख्त एक्शन लेने का है। तुम्हारी उम्र क्या है? जी 20 साल, लेकिन इससे इसका क्या लेना देना है? यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बराबर नहीं है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है और आपको इसके लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाने होंगे। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम। गरिमा चौधरी, यही नाम है ना तुम्हारा? जी। मैं इस मामले को देखूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक एडवाइस है गरिमा, जरा संभल के, बी केयरफुल। रहूंगी सर, लेकिन उतना ही जितना ज़रूरी है। बहुत केयरफुल होते होते ही हम शायद केयरलेस हो गए, और इस देश में बहुत सी चीज़ें भी। थैंक यू सर। लाजवंती जी। जी नमस्कार। हमारा नाम पता जानना जरूरी नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनना। जी, बात क्या है? बात ये है, आपकी बेटी गरिमा जरा हद से बाहर जा रही है, ज़्यादा होशियार बन रही है, नेतागिरी झाड़ रही है। बच्ची है, जरा ध्यान रखिए उसका। अब आज़ादी की जंग तो हो नहीं रही है, तो फिजूल में शहीद होके किसी को कुछ नहीं मिलेगा, समझी? नमस्ते। देख बेटा, माना तू जो कर रही है अच्छा काम है, पर वो लोग बहुत ताकतवर है, माफिया है। बेटा, लोगों की मदद करना अलग बात है और इन लोगों से टक्कर लेना अलग बात है। माँ, हमारा देश आज़ाद है, हमारा लोकतंत्र है, जनता के लिए सरकार है। तुम्हें मालूम है ना ये सब? तुम सही कह रही हो बेटा। बाबा, ये लोग बहुत घटिया लोग हैं। मैं भी यही कह रही हूँ, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी पैसे देकर काम करवा सकते हैं। बाबा, कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा है, बिहार का एक आदमी था जो रोड माफिया से पंगा लिया था। सत्येंद्र दुबे नाम था उनका। शशांक जी से सुना मैंने, बहुत महान इंसान थे। तू बहुत नेक काम कर रही है बेटा। अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो माँ बाप का फर्ज होता है उसे रोके। अगर वही बच्चा सही काम कर रहा है तो उसे कैसे रोके? और ये सब तुम्ही से सीखा है माँ, तुम ही मेरी हीरो हो। डर लगता है। गोविंद,
जरा संभाल। पचूरिया, बात बहुत ऊपर तक पहुंच गई है। ये सब उस लड़के का किया धरा है। और बड़े साहब ने सख्त हिदायत दी है कि अगर किसी भी राशन की दुकान में कोई गड़बड़, कोई कंप्लेंट होती है तो उसका लाइसेंस रद्द, साथ साथ हमारी भी लग जाएगी। तो क्या, बोर्ड लगाओ, स्टॉक दिखाओ, साहब कभी भी चेकिंग के लिए आ सकते हैं। मतलब इतने सालों से जो मलाई बट रही थी अब बंद। पचूरिया, ये ऑर्डर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सभी राशन की दुकानों के लिए है। और वैसे तुम क्यों खिसिया रहे हो? तुम कब से हमारी कृपा से दूध दही में नहाते आ रहे हो, थोड़े दिन बिना नहाए मलाई नहीं बांट सकते? सच्ची गरिमा, तुमने हमें ना सिर्फ एक सही रास्ता दिखाया बल्कि हमारे लिए एक चट्टान बनकर खड़ी रही। तुम्ही ने हमें सिखाया कि हम हक के लिए लड़ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे साथ रहे, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। ये तो बस शुरुआत है, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। अब क्या मुझे ऐसे मामलों में पड़ना होगा? साहब, अब पानी नाक के ऊपर आ रहा है। अगर हमने अभी इसे न रोका तो इसका हौसला आसमान पकड़ लेगा। हमें इसके पर अभी काटने होंगे। देख नंदू, ऐसे पिद्दी मामलों को लेके मेरा भेजा मत खा। तो अच्छी तरह से जानता है कि उड़ते हुए को धूल कैसे चटानी है। अब उसकी आवाज़ कैसे बंद करनी है ये भी मैं तुझे सिखाऊं? नंदू भाई, दिलीप भाई, आज बोलो तो आज, अब भी बोलो तो अब भी। ये काम खुद मत करना। किसी किराए के टट्टू को बुला और उसे सुपारी दे दे। और सुन, लौंडे दूसरे इलाके से लाना, 3-4 हज़ार में बहुत से लौंडे मिल जाएंगे। किसी भी तरह से इस बार उस लौंडिया की दहाड़ को चुप करा दो। गरिमा जी, अब वो खतरे से बाहर है, उसे 9 टांग के आए हैं। डॉक्टर साहब, क्या अब हम लोग उससे मिल सकते हैं? बस थोड़ी देर में हम उसे वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं। जी। यहां से भी सर लिया। ये डब्बा वगैरह सब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में है। ये जो भी कुछ हुआ है साहब, एक सब्जी वाला था जिसने ये हमला होते देखा, वो अभी अस्पताल में ही। और कोई था? हाँ साहब, इस मोहल्ले का हरीश था, वो उसे लेकर अस्पताल गया। अब पता नहीं उसने ये देखा था या नहीं। साहब, हल्का फुल्का याद है, वो दुबला पतला आदमी था, वो भागकर नुक्कड़ से मुड़ रहा था, तब देखा था। मैं कुछ नहीं देख पाया साहब। मैं तो सुभाष की चीख सुन के घर से बाहर आया भाग के। मैं गरिमा के घर के पास ही रहता हूँ साहब। ये पक्का राशन माफिया का ही काम है, वही लोग हैं इसके पीछे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या गरिमा हमलावर को जानती थी? इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये माफिया वाले किसी ऐसे इंसान को भेजेंगे जिससे गरिमा जानती हो? या तो आप ये राशन माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाइए, फिर रहने दीजिए। देखिए, ये सोचना कोई बड़ी बात नहीं है कि वो लोग किस किस की और कितनी मुट्ठी गर्म कर सकते हैं। आप जो भी सोचें, लेकिन मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ।
तहकीकात के लिए अच्छा होगा अगर हमें पता हो कि हमले के पीछे कौन हो सकता है, या फिर पहले कभी किसी ने कोई धमकी दी हो तो। हाँ हाँ, माँ को कोई मिला था जिसने गरिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए धमकी दी थी। पता नहीं, कोई दाढ़ी वाला आदमी था। इंस्पेक्टर, अगर आप सचमुच ये केस क्रैक करना चाहते हैं तो राशन दुकान वालों को उठाइए, वो आपको बता देंगे कि इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है। सब्जी वाले के हिसाब से स्केच बनवाते हैं सर। और कोई जानकारी मिली? सर पक्का इसमें राशन माफिया का ही हाथ है। इस लड़के ने अपने एरिया में राशन माफिया के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। बड़ी पॉपुलर है सर ये लड़की। उसकी कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत गहमा गहमी है। हमें जल्दी ही हमलावर तक पहुंचना होगा। तेरी ये लड़ाई हम बेकार नहीं जाने देंगे गरिमा। तुमने ही हमें रास्ता दिखाया है, अब हम किसी के आगे नहीं झुकने वाले। भैया जी, जब से लड़की के ऊपर हमला हुआ है तब से कुछ ज्यादा ही फेमस हो गई, पूरा हीरोइन हो गई है। नहीं ज्यादा उछल मत, चुपचाप अपना काम कर चल। बच्चे के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो साहब? तो तुम ही थे उस हमले के पीछे? साहब पीछे का तो पता नहीं, लेकिन बहुत से लोगों का हाथ ऊपर से जरूर लगता है इसमें। कोई फायदा नहीं, क्यों फालतू में बवाल खड़ा कर रहे हैं? तो वो आदमी किधर है जिसने गरिमा पे हमला किया? साहब उसको पकड़ के क्या फर्क पड़ जाए? है कहाँ वो? मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया साहब, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो साहब। तो तुमने गरिमा चौधरी पे हमला क्यों किया? साहब मैंने किसी पे कोई हमला नहीं किया साहब, मुझे फालतू उठा के लाए यहाँ पर। बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। हाँ साहब, यही बंदा था। यही था वो? गरिमा जी, यही था। थैंक यू। गरिमा ने भी उसे पहचान लिया सर, पर वो अब भी अपने बयान पे टिका है। खिला दिया होगा उसको, मुंह मत खोलना। चार्जशीट फाइल करो, देखते हैं। 4 महीने बाद अटैकर को बेल पर छोड़ दिया गया। मामला अभी भी पेंडिंग है। गरिमा चौधरी को 1 महीने तक बोलने की मनाही थी। उसके घाव भरने के लिए वक्त चाहिए था। जैसे ही गरिमा की आवाज लौटी, गरिमा का लोगों के हक में आवाज उठाने का फैसला और पुख्ता हो गया। बाबा, मैं चलती हूँ। अच्छा, कहाँ जा रही है तू? काम पे माँ। तू अभी तक ठीक भी नहीं हुई है, तेरी आवाज भी ठीक से नहीं लौटी अभी तक। माँ जो शुरू किया है उसे बीच में कैसे छोड़ दूँ? अभी तो बदलाव शुरू हुआ है। बदलाव तो आते जाते रहता है, तू अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रही है? देख बेटा, जान है तो जहान है। माँ, किसी न किसी को तो खतरे का सामना करना पड़ेगा ना, कोई तो करेगा। मैं नहीं जानती हूँ। लाजवंती, जाने दो इसे। इसका इरादा पक्का है, इसके जज्बे को कमजोर मत बनाओ।
जी। गरिमा, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें वापस देख के। आप लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं वापस आऊंगी। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट तुमने तो अभी सिर्फ जंग का बिगुल बजाया, बहुत सारा काम करना बाकी है। बिल्कुल, और बहुत उज्जवल भविष्य है तुम्हारा। आओ बेटा, कम से बात तो मुश्किल होती जा रही नंदू भैया। मुश्किल तो है ही अजी, अब मोहल्ले के लोग हमसे सवाल करते बिल्कुल भी नहीं डरते। सुना है आरटीआई एक्ट पार्लियामेंट में भी पास हो गया है। नंदू भैया ऊपर बात करो, नहीं तो हम सब गए समझो। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के लोगों को भी इसने कम परेशान नहीं किया नंदू भैया। मैडम साहब से बात नहीं हो पा रही और ऑफिस पता नहीं वो कब तक आएंगे। ठीक है, हम लोग इंतजार करेंगे। क्या करें, दिमाग एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात चल जाता है, रोज़ों की बात थोड़ी होगी। नहीं, लेकिन ये कैसे? देखो क्या हुआ, चल गए वो लोग? नहीं साहब, जा ही नहीं रहे, कहते हैं आपके आने तक इंतजार करेंगे। इस लड़की ने ना नाक में दम कर रखा है। कितनी आरटीआई फाइल करके चैन पड़ेगा इसको? और हर आरटीआई फाइल होने के बाद हमारी लग जाती है यार। इसका पेट आरटीआई से नहीं भरने वाला। कुछ खिलाते विलाते क्यों नहीं? एक काम करो, इसको कुछ हिस्सा दे दो, चुपचाप बैठ जाएगी। नहीं साहब, ये चुप नहीं बैठने वाली। अरे गला कट गया फिर भी दहाड़ के बोलती है, और अब तो इसने मोहल्ले वालों को भी बोलना सिखा दिया है। अब क्या करें, 3 दिन हो गया बसते बसते। अगर फिर से बड़े साहब के पास चली गई तो सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तुम्हारी गलती है। तुमने किसी ऐसे इंसान को काम ही क्यों सौंपा जो ठीक से काम करना जानता ही नहीं था? सर जी, बात तो हुई थी ना हमारी इस पे। आप ही ने तो कहा था कि बंद कर दो इसकी जुबान। अबे सारी चीज तो मेरी ही सुन के करता है क्या? सर जी अब क्या करें बताइए सर जी। अब देखिए नाक में दम कर रखा है उसने, लगातार घाटा बढ़ा जा रहा है। अगर हमें नुकसान हुआ तो आपको भी नुकसान होगा ही ना सर जी। धमकी दे रहा है मुझे? नहीं सरकार, हमारी क्या औकात, आप सरकार हो हमारे। ठीक है, एक काम करो, उसे एक बार और धमका के देख लो। लेकिन हाँ, इस बार हमला मत करना, वो बड़ी मशहूर हो रही है, कहीं पासा उल्टा ना पड़ जाए। उसके घर वालों को हड़काओ, दबाव बना रहेगा। जी सर जी। सर, प्रेस वाले हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अभी नहीं, बाद में बोलो। घर में जाकर बांटने होंगे, ठीक है? और लोगों को समझाना होगा कि क्यों ज़रूरत है इसकी। 1-1 घंटा अपने दिन में से निकालिए और लोगों को जाके पढ़ाइए। गरिमा चल घर पे। भैया अभी यहाँ बहुत काम बाकी है। माँ रो रही है। लेकिन हुआ क्या है, बात क्या है? अजय जी, गरिमा को लेकर माँ बहुत परेशान है। हम इसे अब यहाँ और काम नहीं करने दे सकते। लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। वही तो पता नहीं, माँ है कि लगातार रोए जा रही है। माँ चाहती है कि गरिमा अभी के अभी घर आ जाए बस। गरिमा घर जाओ और देखो माँ को क्या हुआ। भैया बताओ तो सही, बात क्या है? माँ ही बताएगी तुझे। माँ रोना बंद कर और बता मुझे क्या हुआ। आज शाम जब मैं आ रही थी तब रास्ते में 2 लोग मिले। जी? गला काट दिया, बच गई। लेकिन गलत फहमी में मत रहिएगा कि आगे कुछ नहीं होगा। कौन है आप लोग? यही तो दिक्कत है, हम कौन है उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी लौंडिया दिन भर भटकती फिरती है, कभी सोचा है कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है? उसके भेजे में एक बात घुस क्यों नहीं रही है कि वो चुपचाप अपने काम से काम रखे? ये क्रांति वांति सब फालतू की बातें है। कभी कुछ फेंक दिया ना तो सब खत्म हो जाएगा। क्रांति की शांति हो जाएगी। आखिरी बार समझा रहे हैं, प्यार से समझा दीजिएगा। चलते हैं। हो गया बदलाव जितना होना था, हो गई क्रांति जितनी होनी थी।
हो गया लोगों का भला जितना होना था, अब बस। तू ना गरिमा स्वार्थी हो गई है, बस अपने काम में ही खो गई है। तुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि तेरा कितना नुकसान हो सकता है। और बदल कर भी कितनी बदल जाएंगी चीजें गरिमा। तुझे क्या लगता है सब कुछ बदल जाएगा? और अगर बदला तो भी कितनी देर को बदलेगा? तो देख लेना, फिर से कुछ दिनों में वापस उसी डर में आ जाना है सब कुछ। बाबा आप भी ऐसा ही सोचते हैं? बेटा तो हमारी बच्ची है, ऐसा तो नहीं है कि तेरी जान को खतरा हो और हमें कोई चिंता ही ना हो। बाबा लेकिन अगर मैं डर के पीछे हट गई तो उन लोगों का क्या होगा जो मेरे साथ लड़ने आए हैं, जो बदलाव के लिए काम कर रहे हैं? उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगेगा। लगता है तो लगने दे। तूने क्या सबका ठेका लिया है? नहीं माँ, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है और जो करना ज़रूरी है। माँ मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे दिखाई देता है, मुझे मालूम है कि मेरे ऐसा करने से सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं सिस्टम के सामने बहुत छोटी हूँ। लेकिन मैं बड़ा सोच तो सकती हूँ, बड़े की उम्मीद तो रख सकती हूँ। माँ कॉलोनी के लोग बदल रहे हैं, अब अपने अधिकारों के लिए खड़े हो रहे हैं। ये सारे खतरे तो आते जाते रहेंगे। अगर हम चलेंगे तो गिरने का डर तो बना रहेगा ना, लेकिन हम चलना तो नहीं छोड़ देते ना। तुम बोलो, बचपन में जब तुम हमें चलना सिखाती थी तो तुम्हें डर लगता था ना कि हम गिरेंगे, लेकिन क्या तुमने हमें चलना ही नहीं सिखाया? अगर आवाज़ मिली है तो हमें बोलना ज़रूरी है, सच बोलना ज़रूरी है, सच के लिए खड़ा होना ज़रूरी है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना ज़रूरी है। मुझे मत रोक माँ, क्योंकि अब मैं रुकने वाली नहीं है। इस लड़की को धमकाया गया, उस पर हमला किया गया, उसे पीटा गया, लेकिन इसने हार नहीं मानी। उसका इरादा मजबूत था जो किसी भी मुश्किल के आगे डिगने वाला नहीं था। उसकी कॉलोनी के लोग अब उसके साथ थे, क्योंकि उसी ने उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाया था, और आज वो उसके लिए उसके साथ खड़े थे। उसके विरोधी नए नए तरीके खोज रहे थे, लेकिन सारे हथकंडे बेकार जा रहे थे। वो उसे अपने रास्ते से हटाने में नाकामयाब हो रहे थे। हाँ, वो बात करना चाहता है तुमसे। मुझसे? क्यों, कौन है वो? भाई एक जर्नलिस्ट है, इंटरव्यू करना चाहता है, बहुत सुन रखा है तुम्हारे बारे में उसने। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। शी इज कमिंग। क्या वो सच में सिर्फ 24 की है? जी हाँ, 24 की है। इनफैक्ट जब उसने ज्वाइन किया था वो सिर्फ 18 साल की थी। क्यों? पता नहीं क्यों, बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए। राशन माफिया को आड़े हाथों लेना, उनसे लड़ना, कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसने आपको ये करने की ताकत दी, आपकी प्रेरणा। पता नहीं, बस मुझे ये महसूस हुआ कि लोगों को वो मिलना चाहिए जो उनका हक है। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। आप कुछ करते हैं और कहते हैं कि आपका मकसद है लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, लेकिन फिर आप इस बात की परवाह ही नहीं करते कि वो मदद असल में गरीबों तक पहुंच भी रही है या नहीं। शहर की दूसरी तरफ जाके देखिए तो सब कुछ कितना साफ सुथरा है, कितना अच्छा है, बिल्कुल चकाचक। लेकिन यहाँ वैसा कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि आप चाहते हैं कि हम यहाँ यूं ही सड़ते रहें, फिर आप हमें जो भी दें एहसान की तरह दें, ताकि उस एहसान के बदले में वोट मांगे जा सके। बस ये बात है। वो लोग हमें सोचने ही नहीं देते, नहीं चाहते कि हम सोचें, क्योंकि अगर हम सोचेंगे तो हम सवाल पूछेंगे। हम सवाल करेंगे कि अगर फलाना पार्क को बनाने में इतने पैसे खर्च किए गए तो फिर उसे सड़ने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? फिर और सवाल करेंगे, क्या उसे ऊपर के पैसे बनाने के लिए बनवाया गया था? किसे ठेका दिया गया? कितनी रिश्वत ली गई? हम बहुत सारे सवाल करें, इसलिए हमें सवाल करने लायक ही ना बनने दो। हम पर तो बस एहसान करते रहो, राशन पानी सब है, और फिर उसमें भी खूब सारे पैसे बनाओ, जबकि हमें जो हमारा हक है कभी मिले ही नहीं। आप लोगों से उनकी असल ज़रूरतों के बारे में पूछते ही नहीं, बस खैरात बांट देते हैं और फिर उसे सड़ने देते हैं, लोगों तक पहुंचने ही नहीं देते। हम आज भी क्यों इस मालिक और गुलाम की मानसिकता में फंसे पड़े? आप सिर्फ इस कॉलोनी में इन गड़बड़ियों से जंग लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार तो पूरे देश में फैला है और हमारा देश तो बहुत विशाल है। हाँ, लेकिन ये कोई बहाना तो नहीं हुआ ना कि जो हो रहा है उसे होने दो। आप बोलिए। नहीं बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम चाहें जितना भी नापसंद करें तो वो तो वैसे ही रहे। तो फिर हमें अपनी गलत सोच बदलनी होगी। हम क्यों हमेशा अच्छाई और बुराई की लड़ाई के किस्से दोहराते रहते हैं? क्यों बताते हैं कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है, जबकि हकीकत में तो हम ये मान चुके हैं कि बुराई में कोई बुराई नहीं है और ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और अगर ऐसा है तो इसके बारे में हम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? अगर हम बचपन में अच्छाई का पाठ पढ़ेंगे और बड़े होकर के समाज का कोई और ही रूप देखेंगे तो क्या हम हैरान और मायूस नहीं होंगे? हमें बच्चों को हमारे वर्तमान के बारे में बताना होगा, उन्हें बुराई के खिलाफ लड़ने और भ्रष्टाचार के मोह से खुद को बचाने के बारे में सिखाना होगा, उन्हें सोचना सिखाना होगा, ताकि वो आंख बंद करके किसी घिसे पिटे ढर्रे पे ना चलते रहे। राशन माफिया के खिलाफ शुरू हुई आपकी लड़ाई,
अब आपके इलाके के बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने तक पहुंच गई। सब गरीब हैं यहाँ। कुछ म्यूनिसिपल स्कूल में जाते हैं जहाँ आधे से ज़्यादा टाइम तो टीचर आते ही नहीं। आप मेरे साथ चल के देखिए इन स्कूलों की हालत। हम क्यों बच्चों की इस बुनियादी ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व है, लेकिन असल में इस बात का कितना पालन होता है ये देखने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है ये देखने वाला कि इन बच्चों को ये सुविधाएं मिल भी रही हैं या नहीं। इसीलिए मैंने बीड़ा उठाया कि कम से कम अपने कॉलोनी के बच्चों को तो उनका वाजिब हक मैं दिला सकूँ। सच तो ये है कि गरीबों को उठने का, कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। सिस्टम नहीं चाहता कि ये लोग आगे बढ़े, क्योंकि ये इनके लिए बैंक है, 5 साल का फिक्स डिपॉजिट, जिसका इंटरेस्ट एक नेता हर 5 साल के बाद लेता है वोट के रूप में, और फिर इन्हें गरीब रहने के लिए छोड़ देता है, झुंझुना पकड़ा देता है। पहले साड़ी, साबुन, साइकिल, कुकर देते थे, आजकल मोबाइल, टैब्स, कंप्यूटर और कुछ सोना दे देते हैं। किसी ना किसी को तो बदलाव के लिए आवाज़ उठानी होगी। जितने लोग आएंगे उतना अच्छा है। मुझे पूरा भरोसा है कि बदलाव ज़रूर आएगा, परिवर्तन ज़रूर होगा। तो क्या आप इलेक्शन में खड़ी होने वाली हैं? मुझे लगता है अगर हमें इस सिस्टम में बदलाव लाना है तो हमें खुद इस सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। बाहर रह के हम सिर्फ लड़ सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज को उखाड़ के बाहर फेंकना है तो हमें इस सिस्टम के अंदर घुसना होगा। बिल्कुल सही। हम लोग लड़ तो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम एक बहुत ही बेईमान सिस्टम से ईमानदारी की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हमें सिस्टम के अंदर घुसना होगा, उनसे फैसले करवाने या फिर उनके गलत फैसलों को बदलने के लिए उनसे लड़ने के बजाय हमें खुद फैसले करने का हिस्सा बनना होगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। इसीलिए हम लोग अगला चुनाव लड़ेंगे। हाँ गरिमा बेटी, ये बीड़ा तुम जरूर उठाओ, ये हम सब लोगों के लिए अच्छा होगा। अब तक तुम अकेली थी, जब तुम सब लोगों की तरफ से विधानसभा में जाओगी और वहाँ फैसले लोगी, तब हम लोगों के लिए कितना अच्छा होगा। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने ना बोला तो खड़ी नहीं होगी क्या? सर, वो जीत सकती, सॉरी, वो ही जीती। तुम्हें इलेक्शन में खड़े होने की क्या जरूरत है? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं और मैं आपको जवाब क्यों दूं? देखिए, समाज सेवा वगैरह सब ठीक है, लेकिन राजनीति बच्चों का खेल नहीं है। अगर बच्चों का खेल नहीं तो आप बेकार में क्यों डर रहे हैं? मैं डर रहा हूं? मैं सालों से राजनीति में हूं, और तुम्हें लगता है कि तुम जैसे नौसिखियों से मैं डर जाऊंगा? मैं बस इतना ही समझाने आया था कि ये काम कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने कदम पीछे ले लो। आज तक तुम जो करती आई हो वही करती रहो, राजनीति हम पर छोड़ दो। सालों से छोड़ रखा था सर, बदलाव की जरूरत है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सोचा था शायद तुम्हारे दिमाग में थोड़ी समझ घुसा पाऊं। गरिमा, ऐसे कैसे बात की तूने इनसे? वहाँ बात तो वो करने आए थे, मैंने तो सिर्फ सुना और जवाब दिया।
2003 में सत्येंद्र दुबे मारा गया। केस में पाया गया कि उसे छोटे मोटे चोर उचक्कों ने लूट के इरादे से मारा था। गरिमा 2013 में एक दुर्घटना में मारी गई। कहा गया कि ये एक हिट एंड रन एक्सीडेंट का मामला है। उस वक्त वो 28 साल की थी। लेकिन क्या उसकी उठाई आवाज भी अब शांत हो गई है? लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त ही बताएगा कि जितने भी लोगों ने आवाज उठाई और उसे आगे नहीं ले जा पाए क्योंकि उनकी जिंदगी खत्म कर दी गई, बेईमानी के शोर शराबे में उनकी ईमानदार आवाज क्या खो जाएगी? शायद उनकी आवाजों की गूंज जिंदा रहेगी जब जब हम उन्हें और जिन आदर्शों के लिए वो खड़े हुए याद करेंगे। इतिहास में हमें सिखाया गया है आजादी के लिए लड़ने वाले महान नेताओं के बारे में। शायद गरिमा और उसके जैसे बहुत से लोगों की आवाजें हमें कई सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती रहेंगी, जिन्हें पूछते हम डरते हैं कि कोई हमारी सुनेगा या हमें चुप करा दिया जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, सूचना का अधिकार, इन सब बातों का मतलब तभी है जब हम सवाल पूछें, आवाज उठाएं। सवाल पूछें कि क्यों योजनाओं पे योजनाएं शुरू की जाती हैं जबकि उनके इंप्लीमेंटेशन के बारे में ख्याल भी नहीं किया जाता। सवाल पूछें कि जितनी स्कीम्स घोषित हुई उनमें हुए स्कैम्स का ब्यौरा क्या है, जांच कहां तक पहुंची है, जितने रुपयों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कहां से हो रही है, कौन कर रहा है वो भरपाई। सवाल पूछें कि किसका धन इन स्कीम्स और स्कैम्स में बर्बाद होता है। पूछें कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि संसद में ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं, क्यों इसका जवाब नहीं मांग रहे हैं, और आखिर इसका जवाब है कहां? हम क्यों नहीं पूछें ये सवाल जब वो हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, वोट के लिए हाथ फैलाते हैं कि क्या आवाज उठाने के अंजाम से डर कर चुप कर जाना सही होगा? जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।